हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं बताऊंगा कंपनी लॉ में आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कंपनी जब भी अपने शेयर या सिक्योरिटीज को या डिवेंचर को पब्लिक को बेचने जाती है तो उसे प्रोस्पेक्टस लेके आना पड़ता है। हर एक पब्लिक कंपनी, सिर्फ पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, ये बात याद रखना। हर एक पब्लिक कंपनी जो पब्लिक को शेयर या डिवेंचर या कोई भी सिक्योरिटी बेचना चाहती है बच्चों कंपनी का, उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। उसी प्रोस्पेक्टस को पढ़ करके, समझ करके, देख करके कंपनी में जो है जितने भी आउटसाइडर मतलब पब्लिक है वो पैसा लगाती है, ठीक है, शेयर और डिवेंचर को खरीदती है। तो जानने की कोशिश करते हैं प्रोस्पेक्टस होता क्या है। तो हमने बताया प्रोस्पेक्टस एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो रिटन होता है। ये किसी प्रकार का नोटिस हो सकता है, नोटिस के रूप में हो सकता है, किसी प्रकार के सर्कुलर के रूप में हो सकता है, किसी प्रकार के सर्कुलर के रूप में हो सकता है, किसी प्रकार के एडवर्टीजमेंट के रूप में हो सकता है, कोई विज्ञापन हो सकता है बच्चों, ठीक है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। तो प्रोस्पेक्टस एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो किसी नोटिस की तरह हो सकता है, किसी सर्कुलर की तरह हो सकता है, या किसी एडवर्टीजमेंट की तरह हो सकता है, या किसी अन्य फॉर्म में हो सकता है। ये कौन लेके आता है? पब्लिक कंपनियां लेकर के आती हैं। क्यों लेके आती हैं? जब पब्लिक कंपनी को पब्लिक को शेयर या डिवेंचर बेचना होता है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी बातें लिखी गई होती हैं, कंपनी के नाम, कंपनी के डायरेक्टर के बारे में, कंपनी का कौन सा शेयर आ रहा है, शेयर कब इशू होगा, शेयर कब से बिकेगा, कब क्लोजिंग डेट हो जाएगी, कब शेयर फॉरफिट होगा, शेयर कितनी प्राइस का है, तमाम बातें बेटा इस प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं। तो प्रोस्पेक्टस एक कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। प्रोस्पेक्टस कभी गलत नहीं बनना चाहिए। अगर प्रोस्पेक्टस गलत बनता है, जानबूझ के पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है गलत तरीके से, तो ऐसे में जितने लोगों ने प्रोस्पेक्टस को गलत तरीके से बनाने में साथ दिया होगा, चाहे वो कंपनी प्रमोटर होंगे, डायरेक्टर होंगे या कोई भी ऑफिसर होगा, उनको जो है बेटा सजा मिलेगी। सजा का भी प्रावधान है, तो उनको पेनाल्टी मिलेगी, लगाई जाएगी उनके ऊपर, उनको जेल भी हो सकती है, इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या है पीपीटी से। ये रहा प्रोस्पेक्टस और हमने बताया आज का टॉपिक है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। आइए कोशिश करते हैं समझने की। ठीक, देखते हैं कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। रुक जाओ बच्चों, हाँ चलिए शुरू करें। तो सेक्शन 2 क्लॉज 70 बच्चों कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन दिया गया है 2 क्लॉज 70 ऑफ द एक्ट, कंपनीज एक्ट डिफाइन ए प्रोस्पेक्टस एज एनी डॉक्यूमेंट। ये बताता है कि प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, मतलब जिसको हम इशूड करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ प्रोस्पेक्टस के रूप में, जिसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी शामिल हो सकता है या फिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी शामिल हो सकता है। देखो बच्चों, यहां पर डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं मैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। मैंने मीनिंग तो आपको बता दी, बट आप समझिए कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 70 में लिखा गया है कि प्रोस्पेक्टस कोई भी ऐसी चीज, ऐसा भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें कोई रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आ जाता है या किसी प्रकार का कोई शेल्फ प्रोस्पेक्टस आ जाता है। मैं सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस अभी आपको बताऊंगा, बट पहले आप समझो कि क्या होता है। जो है डेफिनेशन कह रहा है कि इसमें इंक्लूड हो सकता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या किसी प्रकार का शेल्फ प्रोस्पेक्टस, फिर और एनी नोटिस या किसी प्रकार की नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर्स इन और डिवेंचर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आई बात? देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 2 क्लॉज 70 के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जो इशू होता है एज अ प्रोस्पेक्टस के रूप में, जिसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आ सकता है या सेल्फ प्रोस्पेक्टस आ सकता है या कोई नोटिस शामिल हो सकती है, कोई सर्कुलर, कोई एडवर्टीजमेंट, कुछ भी, या कोई और भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को इनवाइट किया जाता है दे करके कि आप कंपनी में पैसे को डिपॉजिट करिए या कंपनी के आप शेयर या डिवेंचर को परचेज करिए। तो बच्चों कुल मिलाकर के वही डेफिनेशन भी कह रहा है कि प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो किसी प्रकार का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के रूप में हो सकता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस के रूप में हो सकता है, कोई नोटिस हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई विज्ञापन एडवर्टीजमेंट हो सकता है या कोई और भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके माध्यम से पब्लिक
को जो है कंपनी कहती है कि आप इसको पढ़ करके हमारी कंपनी में डिपॉजिट करिए या फिर हमारी कंपनी के शेयर या डिवेंचर को आप परचेज करिए। इसमें बेटा कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह पूरे लिखे होते हैं, इसी को पढ़ करके हम कंपनी में जो है पैसा लगाते हैं। आप कभी किसी कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाते हो तो ब्रोशर आपके सामने रख दिया जाता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट किताब रख दी जाती है कि फैकल्टी ये है, बिल्डिंग यहाँ पर है, ये पढ़ाते हैं, इतनी फीस है, हमारे यहाँ ये पार्किंग का लगता है, तमाम नियम कानून लिखे होते हैं। समझ में आई? वही उसका प्रोस्पेक्टस है। तो ऐसे कंपनी के भी अपने प्रोस्पेक्टस होते हैं और हर एक कंपनी के प्रोस्पेक्टस जो है इशू किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। जब कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज बेचने आती है उसी समय अपने प्रोस्पेक्टस को उन्हें इशू करती है और उसे पढ़ करके हर एक पब्लिक जो है, हर एक इन्वेस्टर अपनी उस कंपनी में पैसा लगाता है। ये प्राइवेट कंपनी नहीं इशू कर सकती, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। फिर कह रहा है The definition of prospectus now specifically provide that red herring or shell prospectus will also be treated as prospectus। देखो वही बात कि जो हमारा डेफिनेशन है प्रोस्पेक्टस का वो बताता है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल प्रोस्पेक्टस जो है वो भी प्रोस्पेक्टस माने जाएंगे। सर ये होते क्या? बेटा अभी आगे बताऊंगा डिटेल में, टेंशन मत लो। द स्कोप ऑफ डेफिनेशन हैज बीन ब्रॉडेंड टू इंक्लूड सिक्योरिटीज इंस्टेड ऑफ ओनली शेयर्स और डिवेंचर। बच्चों आज हमारे इस डेफिनेशन में सिक्योरिटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ शेयर और डिवेंचर इस्तेमाल नहीं किया जाता। शेयर और डिवेंचर की जगह पहले क्या होता था, प्रोस्पेक्टस का जब डेफिनेशन था तो उसमें शेयर और डिवेंचर लिखे जाते थे, आज सिक्योरिटीज लिख दिया जाता। अब सिक्योरिटीज में चाहे कंपनी शेयर बेचे, चाहे डिवेंचर बेचे, चाहे कुछ भी करे, हर एक चीज के लिए प्रोस्पेक्टस उसको इशू करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी में। तो वही कह रहा है कि अब हम शेयर डिवेंचर ना यूज करके सिक्योरिटीज भाषा यूज करते हैं कि इसको खरीदने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू होता है। तो प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गया कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो रिटन फॉर्म में हो, जिसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल प्रोस्पेक्टस के साथ साथ कोई नोटिस हो सकती है, सर्कुलर हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, कोई और डॉक्यूमेंट हो सकती है जिसके माध्यम से हम पब्लिक को शेयर और डिवेंचर खरीदने के लिए उनको इन्वाइट करते हैं। और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस भी आज प्रोस्पेक्टस माने जाते हैं। आज हम शेयर और डिवेंचर की जगह प्रोस्पेक्टस में सिक्योरिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इन अदर वर्ड्स a prospectus means any invitation issued to the public inviting it to deposit money with the company or to take shares or debentures of the company। कह रहा है अगर किसी और भाषा में बात करें तो प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है किसी प्रकार का आमंत्रण देना, इनवाइट करना पब्लिक को कि आप कंपनी में अपने पैसे को डिपॉजिट करिए और या फिर आप कंपनी के शेयर या डिवेंचर को खरीदिए। ऐसा कुछ करने के लिए प्रोस्पेक्टस कंपनी को इशू करना पड़ेगा। फिर सच इन्विटेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। और इस प्रकार का जो आमंत्रण कंपनी पब्लिक को देती है इसे हम जो है या वो नोटिस के फॉर्म में देती है या सर्कुलेशन के फॉर्म में या एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में, यही प्रोस्पेक्टस होता है। भाई कंपनी को जब शेयर बेचना होता है, डिवेंचर बेचना होता है या पब्लिक से पैसे लेने होते हैं तो क्या पब्लिक सपना देख रही है क्या? कुछ तो कंपनी बुकलेट वगैरह लेके आएगी ना, तो उसी को पढ़ करके पब्लिक कंपनी में पैसा लगाती है, या नोटिस लेके आएगी, न्यूज़पेपर में निकालेगी, कुछ भी तो करेगी, तो उसी को पढ़ के पब्लिक कंपनी में पैसा लगाती है। उसी को हम प्रोस्पेक्टस मानते हैं। समझ में आई बात? चलिए। एनी डॉक्यूमेंट टू बी कॉल्ड अ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी हैव द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रोस्पेक्टस मानना चाहते हैं या प्रोस्पेक्टस के रूप में समझना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ बातें होनी चाहिए। There must be an invitation offering to the public, मतलब उस डॉक्यूमेंट में पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा हो कि आप कंपनी के शेयर को खरीदिए, डिवेंचर को खरीदिए या पैसे जमा करिए। The invitation must be made by or on behalf of the company or in relation to an intended company। कह रहा है इन्विटेशन जो है कंपनी के बिहाफ पर ही होना चाहिए या ऐसी कंपनी जिसका जो है मतलब जो चाहती है कि कंपनी में लोग पैसा लगाएं उसके बिहाफ पर होना चाहिए। द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज। इन्विटेशन किसके लिए होना चाहिए? कि पब्लिक कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करे या परचेज करे। द इन्विटेशन मस्ट रिलेट टू शेयर और डिवेंचर। इन्विटेशन बेटा हमेशा शेयर या डिवेंचर से रिलेटेड होना चाहिए। तो इन्विटेशन अगर इस टाइप का होगा तभी वो चीज प्रोस्पेक्टस मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। जिस चीज के माध्यम से हम इन्विटेशन दे रहे हैं लोगों को,
अगर उसमें ये 4 बातें आएंगी, चाहे वो नोटिस के माध्यम से दे रहा हूं, चाहे सर्कुलर के माध्यम से, चाहे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, चाहे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, चाहे सेल्फ प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, चाहे एवरेज प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, चाहे डीम्ड प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, अगर ये 4 बातें उसमें आ रही हैं बच्चों, तब वो चीज जाके प्रोस्पेक्टस बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता अगला क्वेश्चन कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। आइए देखते हैं कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं। थोड़ा सा इसे हम जूम आउट करें हल्का सा। हाँ ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। रुको, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको पहले ऐसे समझा दें, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आइए, यहां जगह है, स्पेस है, स्पेस से समझा देते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो प्रोस्पेक्टस होता है वो कंपनी के शेयर या डिवेंचर को खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट करता है कि आइए आप कंपनी में पैसा लगाइए। ठीक है, पब्लिक कंपनी इशू करती है, प्राइवेट कंपनी नहीं करती है। हाँ, प्राइवेट कंपनी याद रखना शेयर बेचने के लिए नहीं कर सकती, डिवेंचर बेचने के लिए पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को डिवेंचर बेचने की खरीदने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती, बट इक्विटी शेयर किसी प्रकार का शेयर बेचने खरीदने के लिए ऑफर नहीं दे सकती प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में। समझ में आई बात? डिवेंचर प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस के माध्यम से पब्लिक को बेच सकती है, बट शेयर नहीं। और पब्लिक कंपनी में कोई भी ऐसा रूल नहीं है, आप चाहे शेयर बेचें, चाहे डिवेंचर बेचें, चाहे कुछ भी करें, याद रखिए। अब आइए देखते हैं, एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी बच्चों, एक कंपनी है और इस कंपनी को एक कंपनी है और इस कंपनी को जो है क्या करना है, शेयर बेचना है। इस कंपनी को मान लो शेयर बेचना। अब शेयर 2 प्रकार का हो सकता है, चाहे इक्विटी शेयर हो सकता है और चाहे प्रेफरेंस शेयर हो सकता है। समझ में आ रही बात? अब ये कंपनी चाहती है पब्लिक को शेयर बेचना। ठीक है, अब शेयर बेचने के लिए ये कंपनी है पब्लिक कंपनी, शेयर बेचने के लिए कंपनी को प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा, अपनी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा और उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा आरओसी से और सेबी से, अगर कंपनी लिस्टेड होगी तो। फिर यहां ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? पूरी समझो तब समझ में आएगा। फिर कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस जो है पब्लिक को इशू कर देगी और पब्लिक इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ करके कंपनी के शेयर और डिवेंचर को खरीदेगी। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन मान लेते हैं कि कोई कंपनी है शेयर बेचना चाहती है, उसने 1 लाख शेयर पहले बेचे और उसने प्रोस्पेक्टस छपवाया और ऐसा प्रिंट करवाया और पब्लिक को जो है दे दिया। ठीक है, सारा कुछ किया। फिर उसी के 2 महीने बाद कंपनी को फिर शेयर बेचने की जरूरत पड़ी और 2 लाख शेयर बेचने की आवश्यकता, क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत है। ठीक है, फिर कंपनी को नया प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा और फिर जो है आरओसी से और सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब अप्रूवल कराना पड़ेगा, फिर पब्लिक को देना पड़ेगा। तो बार बार प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा, बार बार इशू के लिए। समझ में आई बात? तो कंपनी लॉ ने कहा कि भाई एक काम करो, अगर आप 1 साल में 1 ईयर में 2 बार 3 बार या 4 बार या 5 बार या 6 बार या चाहे जितनी टाइम आप शेयर बेचना चाहते हो या डिवेंचर बेचना चाहते हो, तो आप बार बार प्रोस्पेक्टस मत बनाओ। इससे आपका खर्चा ज्यादा आएगा, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएंगे, इससे आपके जो है कंपनी पे लोड आपको मिलेगा। ठीक है, तो लोड ज्यादा हो जाएगा। ऐसा करो कि आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना लो। क्या बना लो? सेल्फ, SHELF, शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना लो। अब जब आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना लोगे तो आप उसे एक बार बना लो, ये 1 साल तक वैलिड हो जाएगा। अब इसी प्रोस्पेक्टस के बिहाफ पे आप चाहे जितनी बार 1 साल में शेयर या डिवेंचर बेच सकते हैं, बार बार आपको प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कंपनी पब्लिक को शेयर या डिवेंचर या कोई भी सिक्योरिटी बेचती बच्चों, तो प्रोस्पेक्टस लेके आती है, प्रोस्पेक्टस बनवाती है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी बातें लिखी रहती हैं, टर्म्स कंडीशन लिखा होता है। बार बार प्रिंट करवाने से, बार बार रजिस्टर्ड कराने से कंपनी के ऊपर हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी की लागत बढ़ती चली जाएगी। इस ऐसे में क्या होगा, कंपनी के ऊपर लोड रहेगा,
तो लॉ ने कहा कि अगर आप साल भर में कई बार शेयर बेच रहे हैं, कई बार सिक्योरिटीज पब्लिक को बेच रहे हैं, तो बार बार प्रोस्पेक्टस बनाने से अच्छा आप एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना लें, और शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना लें, सारी बातों को लिख लें और कंपनी की इस प्रोस्पेक्टस को आरओसी और सेबी से जो है रजिस्टर्ड करा लें, अप्रूवल करा लें, फिर आप पब्लिक को बेचें। तो बार बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा और ये 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल में आप चाहे जितनी बार ले आए बेचे शेयर, कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। इससे कंपनी के कॉस्ट कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ठीक है बार बार आप मत बनाइए, एक बार में शेल्फ बना लीजिए, 1 साल तक छुट्टी हो जाएगी, फ्री हो जाएंगे आप, टेंशन फ्री। लेकिन सर अगर कंपनी के, आपने कहा कि प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती, मैंने कहा जी सर, मैंने बताया। अब मान लीजिए कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज हो गया, तो सर तो प्रोस्पेक्टस में तो बताना चाहिए पब्लिक को, लेकिन जब एक बार प्रिंट हो चुका होगा, एक बार बन चुका होगा, तो सर आप कहां से उसे बताएंगे, करेक्ट करेंगे क्या हर जगह, हर प्रोस्पेक्टस को? लाखों प्रोस्पेक्टस आपने छपवा रखा है, तो क्या आप उसे बैठ करके जो है सही करेंगे? तो बेटा ऐसे स्थिति में सेबी कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ले आना चाहिए। क्या ले आना चाहिए? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब मैं बताता हूं होता क्या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब ये है, मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस 6 महीने बाद चेंज हो गया, तो कंपनी एक छोटा सा सूचना पत्र, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हर एक प्रोस्पेक्टस के साथ लगा करके भेज देगी, कहीं और लिखने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस में जो चीज पहले से प्रिंट हो चुकी है उसको तो नहीं चेंज कर सकती, बट एडिशनल हर प्रोस्पेक्टस के साथ एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अटैच करके भेज देगी कि हमारी कंपनी में ये चीज चेंज हो चुकी है। तो मैंने बताया, जो समझ में आया कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस बार बार कंपनी को जो है वर्कलोड बढ़ जाता था प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, क्योंकि कंपनी साल भर में कई बार अगर शेयर सिक्योरिटीज बेच रही तो प्रॉब्लम होती थी। इसलिए लॉ ने कहा कि आप शेयर प्रोस्पेक्टस बनवा लीजिए, रजिस्टर्ड करा लीजिए और आप जो है पब्लिक को बेच दीजिए, चाहे जितनी बार आप शेयर लाइए साल भर में, 1 साल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसी प्रोस्पेक्टस पे अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी में कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है, कोई भी चीज चेंज हो गई है, तो आप एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी उस प्रोस्पेक्टस में अटैच करके पब्लिक को दे दीजिए, आपको ज्यादा टेंशन करने लेने की जरूरत नहीं है। तो शेयर प्रोस्पेक्टस यही होता है। चलिए आइए देखते हैं, अब हम अपनी इस मीनिंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब मीनिंग से पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस which when issued once the company is not required to issue any other offer document for one or more issue for a certain period। कह रहा है कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो एक बार इशू कर दिया जाता है, तो कंपनी को यह रिक्वायर्ड नहीं है कि कंपनी बार बार ऑफर डॉक्यूमेंट लेकर के आए हर बार इशू के लिए। मतलब कंपनी बार बार अगर इशू लेकर के आ रही है तो बार बार उसे ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस टाइप की कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस बना लिया। अब 1 साल सर्टेन पीरियड तक, 1 साल तक मतलब 1 साल तक कंपनी को बार बार प्रोस्पेक्टस लाने की जरूरत नहीं है या ऑफर डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं है। A shell prospectus may be filed with the registrar at the time of first offer of securities। देखो बेटा, जब कंपनी पहली बार सिक्योरिटीज लेकर के पब्लिक के लिए आ रही है, शेयर डिवेंचर पब्लिक के लिए आ रही है, तो कंपनी जो है सेल्फ प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड कराएगी, मैंने पहले भी बता दिया है। फिर whose validity shall not be more than 1 year from the date of opening of the first offer of securities। जिस दिन से कंपनी का फर्स्ट ऑफर शुरू हुआ है, जिस दिन से कंपनी ने पब्लिक को पहली बार ऑफर दिया था शेयर खरीदने का, वहां से लेकर के शेयर प्रोस्पेक्टस का जो ईयर होगा वैलिड वो 1 साल तक होगा। उसके बाद कंपनी चाहे जितनी बार उस साल में शेयर बेचे, सिक्योरिटीज बेचे, कंपनी को सेल्फ प्रोस्पेक्टस यूज करके कंपनी अपना काम कर लेगी, बार बार प्रोस्पेक्टस बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। In case of any issue during the said period, a company is just required to fill an information memorandum intimating the changes that have happened since the last issues। बेटा वही कह रहा है कि अगर कंपनी में 1 साल के बीच में किसी प्रकार का कोई इशू हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, तो कंपनी जो है एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम साथ में जोड़ देगी और उसे जो है उसके साथ जो है क्या चेंज हुआ है कंपनी में, क्या बदलाव हुआ है, उस प्रोस्पेक्टस के साथ जोड़ करके लोगों को दे देगी। उसके लिए नया प्रोस्पेक्टस फिर से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 1 मंथ, हाँ ठीक है, इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है, कह रहा है कि देखो
information memorandum shall be filed in form PS2 within 1 month prior to the issue of a second or subsequent offer of securities। मान लीजिए कंपनी ने एक बार ऑफर दिया पब्लिक को सेल्फ प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, शेयर बिक गया। अब दोबारा कंपनी ले आना चाहती है 3 महीने बाद, फिर शेयर बेचना चाहती है, 3 महीने बाद फिर कंपनी 2 लाख शेयर बेचना चाहती है। लेकिन कंपनी के आज शेयर बेचने के बाद कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चेंज हो गया, तो कंपनी दूसरे ऑफर को लाने के 2 महीना पहले, दूसरे ऑफर को लाने के, ये जो 2 लाख का ऑफर कंपनी पब्लिक के लिए लेके आ रही है, इसके 2 महीना पहले ही कंपनी उस चेंज को फॉर्म नंबर PAS2, PAS2 का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनी जो है PAS2 फॉर्म फिल करेगी 1 मंथ पहले, सॉरी हम 2 मंथ बता दिए, PAS2 विद इन 1 मंथ। कंपनी PAS2 फॉर्म फिल करेगी 1 महीना पहले और बताएगी कि सर हमारे यहां चीज चेंज हो चुकी है। देखो ध्यान सुनो, यहां थोड़ा सा वायर रखा हुआ, मैं इसलिए जा रहा हूं तो बहुत सोच सोच के आ रहा हूं। देखो अगर बेटा कंपनी, 1 मिनट रुक जाओ, गिर गया, ऐसे रहो बेटा लाइन पे। हाँ देखो, अगर कंपनी एक बार शेयर पब्लिक को बेच चुकी है शेयर प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, फिर कंपनी चाहती है कि दोबारा हम शेयर बेचें, सेकंड ऑफर है, सब्सिक्वेंट ऑफर लेके आए, लेकिन उसके पहले ही कंपनी में कोई चीज चेंज हो गया है। तो मैंने बताया कि प्रोस्पेक्टस तो छप चुका है, तो कंपनी क्या करेगी, सेकंड ऑफर लाने के 1 महीना पहले ही जो चीज चेंज हुआ है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में फाइल करेगी और उसको प्रोस्पेक्टस को बताए, उसको रजिस्ट्रार को बताएगी कि सर ये चीज चेंज हो चुका है। रजिस्ट्रार उस पर साइन करेगा, उसको अप्रूवल देगा, फिर उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को कंपनी हर एक प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करके पब्लिक को दे देगी। मैंने यही बताया। लेकिन ये काम करना कब होता है? सेकंड ऑफर या सब्सिक्वेंट सिक्योरिटीज लाने के 1 महीना पहले। समझ में आई बात? चलिए अब फिर सच प्रोस्पेक्टस इज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये प्रोस्पेक्टस किसके लिए अवेलेबल होता है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। समझ में आई बात? और सबके लिए नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के शेयर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो एक बार बना लिया जाए तो साल भर के लिए वैलिड होता है, जिसके बेस पर कंपनी साल भर में चाहे जितनी बार शेयर इशू कर सकती है। सर अगर कंपनी में कोई चीज चेंज होता है तो वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ उसके लिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लगा के पब्लिक को दे देगी, और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अगले ऑफर के लाने के 1 महीना पहले ही फिल कर दिया जाता है, आरओसी के साथ फाइल्ड कर दिया जाता है, आरओसी के साथ फॉर्म नंबर PAS2 पे। ठीक है, चलिए खत्म हो गया। अब सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से पब्लिक को हम बोलते हैं कि आप डिवेंचर और शेयर खरीदो हमारी कंपनी का। ठीक है, अब अगला आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस बच्चों? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। देखते हैं कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। चलिए, कई बार कंपनी IPO लेकर के आती, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या कई बार कंपनी FPO लेके आती, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है टाटा, मैं मानता हूं टाटा कंपनी है, ये अपने शेयर पहली बार लेके आ रही, फर्स्ट टाइम शेयर लेके आ रही है मार्केट में, और इसको पता है कि इसकी कंपनी का नाम काफी है, लोग मार्केट में इस कंपनी को तवज्जो देते हैं, वैल्यू है इस कंपनी का, बहुत ज्यादा गुडविल है इस कंपनी की। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम 2 लाख शेयर मार्केट में, 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर पब्लिक को बेचें। कितने शेयर बेचें बेटा पब्लिक को? 2 लाख शेयर पब्लिक को बेच देते हैं, जिससे कंपनी में अच्छा पैसा आ जाएगा। अब टाटा कंपनी ने सोचा कि हम प्रोस्पेक्टस में, हम एक प्रोस्पेक्टस बना लेते हैं और प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी बातों को लिख देते हैं। लेकिन याद रखना कि इस प्रोस्पेक्टस में शेयर की वैल्यू नहीं लिखी गई, ये छोड़ दिया गया पब्लिक के ऊपर कि आप बिडिंग के द्वारा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा, क्या होता मैं बाद में बताऊंगा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से इसमें पब्लिक बोली लगाती है कि हमको इतने पे इतना शेयर दे दो, हमको इतने रेट पे इतना शेयर दे दो। तो यहां पर बेटा इस प्रोस्पेक्टस में शेयर की वैल्यू या सिक्योरिटीज की वैल्यू नहीं लिखी होती है, या क्वांटिटी भी ना लिखी हो, शायद कि हम कितना शेयर बेच रहे हैं ऐसा भी नहीं लिखा हो सकता।
बाकी की सारी बातें लिखी होती हैं। ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ऐसे प्रोस्पेक्टस को इशू करने का मतलब होता है हमें ये जानना कि हमारी कंपनी पब्लिक की नजर में कितना गुडविल रखती है और पब्लिक हमारे शेयर को कितने पे खरीदना चाहती है। हो सकता है कि हम 100 रुपए का शेयर बेचना चाहते हो, पब्लिक 120, 130, 150 देने को तैयार है, तो हम क्यों जो है फालतू में पहले से ही अपना नुकसान कराएं। तो सर कुछ भी पब्लिक लगा सकती नहीं बेटा, प्राइस बैंड डिसाइड होता है, एक प्राइस बैंड डिसाइड होता है। जैसे कंपनी प्रोस्पेक्टस में इतना लिख देगी कि हमारे शेयर का जो रेट है 100 से 150 के बीच में हो सकता है। तो अब चाहे आप 100 लगाएं, 130 लगाएं, 120 लगाएं, 150 लगाएं, पब्लिक को इसी बीच में बोली लगानी पड़ती, कोई फिक्स अमाउंट नहीं लिखा गया है। जो फाइनल प्राइस होती है उसी पे जो है शेयर सबको बेचा जाता है और जिसका रेट वो नहीं होता उसको जो है वापस कर दिया जाता पैसा। तो बेटा ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके माध्यम से कंपनी अपने प्राइस को जानना चाहती है, क्वांटिटी को जानना चाहती है कि पब्लिक कितना डिमांड कर रही है, क्या प्राइस देना चाहती है, ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से सुनो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्टस होता है, आकर्षित करता है पब्लिक को, जिसको पढ़ करके पब्लिक कंपनी में बिडिंग लगाती है, पैसा लगाती, 3-4 दिन की ओपनिंग चलती है, इसी बीच में पब्लिक को पूरा बोली लगाना पड़ता है, भाई आज हम इतना शेयर चाहिए इस रेट पे, कोई कह रहा हमें 5000 शेयर दे दो 150 के रेट पे, कोई कह रहा हमें 25,000 शेयर दे दो 130 के रेट पे। तो जिसकी फाइनल बोली जैसे मैच करती, जिसकी उनको शेयर अलॉट कर दिया जाता, बाद में सबका बाकी का कैंसिल कर दिया जाता। फिर एक नया प्रोस्पेक्टस बनेगा जो फाइनल बोली आई, मान लो 150 रुपया फाइनल बोली आई थी, फाइनल बिल्डिंग आई थी, नए प्रोस्पेक्टस में लिख दिया जाएगा कि शेयर एट द रेट 150, मतलब अब फाइनल हो चुका है कि यही शेयर हमारा बिकेगा। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रियल प्रोस्पेक्टस की तरह होता, बट रियल नहीं होता। एक बार ऐसा जान लो, ये प्रोस्पेक्टस सिर्फ पब्लिक से प्राइस और क्वांटिटी को पता लगाने का एक माध्यम होता है, जिसके बाद फिर जब सब कुछ पता चल जाता है तो फाइनल प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस समझ में आ गया? चलिए, जब भी कंपनी आईपीओ या एफपीओ लेके आती है तो ऐसा काम करती है या कर सकती है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट डिटेल विद द रिस्पेक्ट टू प्राइस और क्वांटिटम ऑफ सिक्योरिटीज। क्या कह रहा है कि भाई रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी के सारे डिटेल जो है नहीं लिखे होते हैं, जैसे कि प्राइस या क्वांटिटी नहीं लिखी हो सकती है। ठीक है, प्राइस या क्वांटिटी नहीं लिखी होती है, ये पब्लिक से पता करना होता है आप कितना देना चाहते हैं। A company in case of public issue through book building process issue red herring prospectus। बेटा कह रहा है कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इशू ला रही है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, तो बेटा ऐसे में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। सर ये बुक बिल्डिंग क्या होता है? बेटा हम बताएंगे। बुक बिल्डिंग होता है बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। जब भी कंपनी आईपीओ एफपीओ लाती है तो उसमें बुक बिल्डिंग के माध्यम से लाती है। मैं बताऊंगा डिटेल में, एक अलग टॉपिक दूंगा। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से जब भी कंपनी शेयर बेचती है तो वहां रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर की क्वांटिटी भी नहीं लिखी होती है, या लिखी भी रह सकती है बट प्राइस नहीं लिखा होता फिक्स कि इतने प्राइस पर ला रहे हैं, प्राइस ही तो जानना होता है, ठीक है। बट प्राइस बैंड होता है इतने से इतने के बीच में, ठीक है। It shall be filed with the registrar at least 3 days prior to the opening of the subscription list। बेटा अगर हम 3 दिन पहले बाद, मान लो हमें आज जो है, आज हम पढ़ा रहे हैं, आज की डेट है बेटा 10 फरवरी और हमें शेयर बेचना है 15 फरवरी को, ठीक है। हमें पब्लिक को ऑफर देना 15 फरवरी से, तो आज और 15, 5 दिन का टाइम है, 10 और 15, तो 3 दिन मतलब कल या परसों, मतलब शेयर ऑफर देने के पहले, ओपन करने के पहले हमें 3 दिन पहले आरओसी से रजिस्टर कराना पड़ेगा। आज या करा लें, चाहे आज ही करा लें 10 तारीख को, चाहे कल करा लें, चाहे परसों, लेकिन हम 3 दिन के बाद नहीं करा सकते। तो ऑफर ओपन होने के 3 दिन के पहले ही हम आरओसी से रजिस्टर करा लेंगे कि सर आप रजिस्टर कर दीजिए इसको, ठीक है। It shall carry the same obligation as that of the prospectus। बेटा इसमें भी सेम ऑब्लिगेशन होता है जैसा कि दूसरे प्रोस्पेक्टस में होता है। कंपनी ये नहीं कह सकती कि ये तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस था जी, इसमें जो गलती हो गई माफ करिए, रियल प्रोस्पेक्टस आएगा। नहीं, टर्म्स कंडीशन आपने लिखे हैं, सिर्फ इसमें प्राइस और क्वांटिटी ही तो नहीं लिखी है, तो इसलिए सारे ऑब्लिगेशन सेम होंगे, जैसे कि सारे दायित्व सेम होंगे, सारे नियम कानून वही लगेंगे जैसे कि रियल प्रोस्पेक्टस पे लगते हैं, ठीक है।
तो कुल मिलाकर के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस होता है जब भी कंपनी को बुक बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से शेयर और डिवेंचर पब्लिक को बेचना होता है तो प्राइस और क्वांटिटी को जानने के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को इश्यू करती है। इसमें प्राइस और क्वांटिटी नहीं लिखा होता है और इसको ऑफर ओपन होने, सब्सक्रिप्शन ओपन होने के 3 दिन पहले आरओसी से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और सेम ऑब्लिगेशन होता है इसमें भी जैसे कि दूसरे प्रॉस्पेक्टस में होता है। ठीक है, चलिए अब अगला आता है एवरेज्ड प्रॉस्पेक्टस। इसको बताते हैं बेटा, बहुत प्यारा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। एवरेज्ड प्रॉस्पेक्टस देखते हैं कि होता क्या है। एवरेज्ड प्रॉस्पेक्टस क्या होता है समझिए। एवरेज प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है छोटा प्रॉस्पेक्टस, संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस। बच्चों मान लेते हैं ये कंपनी का शेयर है। जब कंपनी शेयर बेचने जा रही है तो शेयर बेचने के टाइम पर कंपनी 300 400 पेज के आपको फाइल दे देती है। अगर मान लो 300 400 पेज के बुकलेट आपको थमा दे तो क्या आप पढ़ोगे? इतने नियम कानून, इतने टर्म्स कंडीशन आप पढ़ोगे क्या? आज लाओ पढ़ते हैं, आज 2 पेज पढ़ लिया, कल 4 पेज पढ़ लिया, परसों 20 पेज पढ़ लिया, 3 महीने बाद आप पूरा बुकलेट खत्म कर लेते हैं। तब तक तो शेयर का ऑफर खत्म हो चुका रहेगा। तो सेबी ने कहा कंपनी से इतने नियम कानून जो आप बनाओगे पब्लिक एक बार में नहीं पढ़ पाएगी ना, कोई इंटरेस्ट होता किसी का पढ़ने का। ठीक है, हम ही लोग कुछ खरीदने जाते हैं कहाँ पढ़ते हैं, हाँ ठीक है लाइए दीजिए, हम तुरंत अलाउ कर लेते हैं, तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजों को। लेकिन सेबी ने कहा ऐसा है इतने बड़े प्रॉस्पेक्टस को आप कंसाइज फॉर्म में कर दीजिए, समराइज फॉर्म में कर दीजिए, छोटे फॉर्म में कर दीजिए, ताकि एक बार में लोग मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको पढ़ ले और उसको पढ़ के डिसीजन ले सकें कि उन्हें शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो जब कंपनी अपने डिटेल प्रॉस्पेक्टस में से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंसाइज फॉर्म में बना के पब्लिक को साथ में दे दे, इसी को कहते हैं एवरेज प्रॉस्पेक्टस। एवरेज प्रॉस्पेक्टस मतलब एक छोटा प्रॉस्पेक्टस का रूप। प्रॉस्पेक्टस वही है, सेम प्रॉस्पेक्टस है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक उतना पब्लिक नहीं पढ़ पाएगी, इसलिए 2-3-4 पेज में कर दिया गया ताकि पब्लिक आसानी से पढ़ ले। तो एवरेज प्रॉस्पेक्टस कुछ नहीं होता, डिटेल प्रॉस्पेक्टस जो कंपनी इतने बड़े बड़े देती है, सेबी ने कहा कि इसको छोटा बना के इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें लिख दो ताकि जल्दी से पब्लिक पढ़ ले और शेयर लेने या ना लेने के बारे में डिसीजन ले ले। इसी को हम एवरेज प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इट इज देयरफॉर अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ प्रॉस्पेक्टस समरी। इसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें प्रॉस्पेक्टस की पूरी समरी होती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू समराइज द प्रॉस्पेक्टस विच कंटेन द इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा क्या कह रहा है कि सेबी के द्वारा जो भी बातें बताई जाती हैं वो इस प्रॉस्पेक्टस में समराइज फॉर्म में लिख दी जाती हैं। डिटेल में नहीं होता, पब्लिक पढ़ेगी उड़ेगी नहीं। समझ में आया? फिर इट इज शॉर्टर देन अ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस से भी छोटा होता है। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ पब्लिक कैपिटल। बेटा ये पब्लिक की कैपिटल मतलब जब आप शेयर बेचते हो, जब आप डिवेंचर बेचते हो तो आपकी कॉस्ट आती है कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फाइनेंस में पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बढ़ जाती है। तो जब आप छोटा प्रॉस्पेक्टस इशू करोगे तो आपके 2-2 पेज 3-3 पेज प्रिंट होंगे और आपका खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर एंड इट शेप इन्वेस्टर्स टाइम बाय अलाउइंग, और ये इन्वेस्टर के टाइम को जो है बचाएगा। डिटेल में प्रॉस्पेक्टस पढ़ने की तुलना में इन्वेस्टर कम टाइम में जल्दी से पढ़ लेगा और डिसीजन ले लेगा। ठीक है, किसी की बेटा फोटो जो है दब रही है, पांव से रुको 1 मिनट। यही तो सब कुछ होता हमारी क्लास में। किसी बच्ची की फोटो गिरी हुई थी इंस्टीट्यूट में। चलो, तो कुल मिलाकर के एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस जो डिटेल में ना होकर के कंसाइज फॉर्म में होता है, प्रॉस्पेक्टस से भी छोटा हो सकता है। सेबी ने जो बातें बताई वो आपको उसमें लिखना है ताकि पब्लिक जल्दी से अपना टाइम बचा करके उसको पढ़ ले और इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले ले। ये होता है एवरेज प्रॉस्पेक्टस। अगला आता है डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। अब डीम्ड प्रॉस्पेक्टस किसे कहते हैं? डीम्ड प्रॉस्पेक्टस according to section 25 subsection 1 of the Companies Act of 2013, a document is deemed to be a prospectus if the company approval allot or offer securities to the public। बेटा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसको आरओसी ने या सेबी ने अप्रूव कर दिया है कि आप इसके माध्यम से शेयर अलॉट कर सकते हो, बेच सकते हो, चाहे वो नोटिस हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे वो कोई एडवर्टीजमेंट हो, उसे हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। डीम्ड मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हम पब्लिक को ऑफर दे रहे हो वो मान लिया जाएगा प्रोस्पेक्टस है।
ठीक है, बशर्ते कोई अप्रूव होना चाहिए। एनी डाउट? ठीक है। अगला आता मैटर इन प्रॉस्पेक्टस। मैटर इन प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, कौन कौन से मामले प्रॉस्पेक्टस में लिखे जाते हैं या कौन कौन सा कंटेंट प्रॉस्पेक्टस में लिखा जाता है। तो देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं। ठीक है बेटा, कंपनी के डिटेल लिखे जाते हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम, कंपनी के उद्देश्य क्या है, सारी बातें लिखी रहती है प्रॉस्पेक्टस में। फिर डिटेल में लिखा जाता है कि कौन कौन लोगों ने मेमोरेंडम में सिग्नेचर किया था, कितने लोगों ने, और उन लोगों ने सिग्नेचर के साथ साथ कितने शेयर होल्डिंग कंपनी के लिए हैं। फिर डायरेक्टर कौन है, उनके पास कितने शेयर हैं, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है। फिर क्या लिखा होता है, कंपनी कौन सा शेयर लेके आ रही है, कितने टाइप का शेयर लेके आ रही है, उसमें वोटिंग राइट कैसा होगा जो लोग शेयर खरीदेंगे। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, कंपनी में शेयर लेने के लिए कम से कम कितना सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको देना होगा, एप्लीकेशन मनी क्या होगी, अलॉटमेंट मनी क्या होगी, कॉल मनी क्या होगी, ये सारी बातें लिखी रहती हैं उस प्रॉस्पेक्टस में। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सारी बातें। इसके बाद बेटा अंडर राइटर कौन है, अंडर राइटर का मतलब क्या होता है, जब कंपनी को डर होता है कि हम पूरा शेयर नहीं बिकवा पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने कहा है, कंपनी लॉ ने, कि जब भी आप कोई शेयर बेच रहे हो तो एटलीस्ट 90% पब्लिक उस शेयर को खरीदे। 90% शेयर पब्लिक द्वारा खरीदना चाहिए। जैसे मान लो कंपनी 1 लाख शेयर लेके आ रही है तो 90,000 शेयर पब्लिक उस खरीद ले कम से कम। अगर नहीं खरीदती, 90,000 से कम शेयर बिकता है तो शेयर इशू फेल हो जाएगा और कंपनी को सबका पैसा ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ। तो बेटा इस डर को बचाने के लिए, इस डर से जो है कंपनी बचने के लिए अंडर राइटर अपॉइंट कर देती है। अंडर राइटर गारंटी ले लेते हैं कि अगर पब्लिक शेयर नहीं खरीदेगी 90% तक तो हम लोग खरीद लेंगे। तो आप अंडर राइटर के माध्यम से शेयर बिकवाते हैं, अगर नहीं बिकता है तो अंडर राइटर खुद खरीदते हैं, वो गारंटी लेते हैं। तो कौन अंडर राइटर होगा कंपनी का, ऑडिटर के बारे में लिखा होता है, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में लिखा होता है, प्रॉफिट लॉस के बारे में लिखा होता है, सारी बातें बेटा इस प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है। और ये आप पढ़ लीजिएगा, यही मामले प्रॉस्पेक्टस में लिखे होते हैं, यही पढ़ के पब्लिक कंपनी पैसे लगाती है। ठीक है, फॉर फीचर कब होगा, तमाम चीजें बेटा, कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स पे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम बातें बेटा प्रॉस्पेक्टस में लिखी होती हैं। अब आता बच्चों लायबिलिटी इन प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में कौन कौन सी लायबिलिटी आती है, एक होती सिविल लायबिलिटी, एक होती क्रिमिनल लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, जब प्रॉस्पेक्टस बेटा बनता है तो उसको बनाने में जिन लोगों ने जानबूझ के गलतियां करी हैं, बातों को ऐसा शामिल किया है, ऐसे कंटेंट को शामिल किया जो चीज सही नहीं थी, जानबूझ करके उसमें चीजों को, गलत चीजों को सही बताया गया है और उसको पढ़ करके पब्लिक गुमराह हुई और शेयर में पैसे लगा दी और उसका नुकसान हुआ। तो ऐसे में लॉ कहता है कि उनके ऊपर 2 टाइप की लायबिलिटी आती है, सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी। जो लोग, जैसे हल्की फुल्की गलती हुई है, लापरवाही से गलती हुई है, तो वो सिविल लायबिलिटी होगी, उसमें बहुत बड़े दंड के प्रावधान नहीं, बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जाता है ऑफिसर को या प्रमोटर को या डायरेक्टर को, जो लोग प्रॉस्पेक्टस बनाने के टाइम में थे। लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब होता है आपने जानबूझ करके गलत चीज बताई, आपने जानबूझ करके प्रॉस्पेक्टस को गलत बनाया, ऐसे में उनको बेटा हैवी पेनाल्टी और हैवी जो है सजा मिलती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 2 टाइप की लायबिलिटी होती है प्रॉस्पेक्टस में, एक होता सिविल लायबिलिटी, एक होता क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब ही लग रहा है कि बहुत बड़ा कानून आपने अपराध कर दिया है, सिविल मतलब छोटे मोटे अपराध है, आपके ऊपर छोटे मोटे जो है पेनाल्टीज लगेंगे। ठीक है, तो ये होता, थैंक यू, मतलब आपको बोलना है। ठीक है, पढ़ने के लिए। चलिए, अगर कोई डाउट हो बेटा आप पढ़ लें, हमें बताएं, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताएं। हमने बीपीटी बनाया, मेहनत किया, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, हमें बताएं और हम इसको जो है सही करेंगे। हाँ, अगर कोई समस्या है तो जरूर पूछ सकते हैं, और दोस्तों को बताएं, शेयर करें और बताएं कि सर लगातार पढ़ाते जा रहे हैं। तो ये था बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस और एलएलबी के बच्चों का टॉपिक। थैंक यू बच्चों, क्लास खत्म।